तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बहुत बढ़िया। मैं हूं सीए सुनील राउत, आपका दोस्त, आपका फैकल्टी। आज हम क्या लेकर आए हैं सर? आज हम लेके आए हैं रिविजनरी वीडियो ऑफ इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी। जी हाँ, हमारे लाइव क्लासेस में इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी जो अभी लाइव बैचेस चल रहे हैं टॉपर्स में, टॉपर्स क्लासेस दिल्ली ईस्ट ऑफ क्लास ब्रांच और हमारी गुड़गांव वाली ब्रांच, यहाँ पर हमारी दोनों की क्लासेस चल रही हैं। अगर किसी को भी क्लासेस वगैरह अगर लाइव क्लासेस चाहिए तो वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। हमारा हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि बच्चों आपको पता है। तो आज मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको वीडियो देने वाला हूं। कौन सी? रिविजनरी वीडियो उसकी। तो ये रही मेरी रिविजनरी वीडियो। जल्दी से देखते जाएंगे और समझते जाएंगे और मेमोराइज करते जाएंगे। जी हाँ, समझते जाएंगे और मेमोराइज करते जाएंगे। अगर जो भी चैनल पे मेरे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल। और यहाँ पर मैं बहुत ही बेहतरीन वीडियोस डालने वाला हूँ आपके लिए। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको हो जाएगी। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो देख रहे हैं स्टूडेंट्स लोग, जल्दी से जो भी वीडियो देख रहा है वो लाइक कर दें। ठीक है, बिना लाइक करे चले जाते हो, ऐसा नहीं रहेगा रे। चलो, लाइक करना मत भूलना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हमें हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्स कब करते हैं। सर, तीन चीजें हमने पढ़ी थी कि हाउस प्रॉपर्टी के हेड में हम इनकम को कब टैक्स करते हैं। सबसे पहले एक तो वो हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए। दूसरा वो कहता है कि वो क्या कहता है, दूसरा क्या बोलता है कि हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए। दूसरे हम उसके ओनर होने चाहिए। और तीसरा हमारा यानी कि ओनर का उसमें बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं होना चाहिए। समझ में आया या नहीं? हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट करते हैं जब हम, तो हमारी इनकम जो है वो किस हेड में जाती है? जल्दी जल्दी से बताओ। हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स होती है। सर, हमने कुछ पढ़ा था यहाँ पर। क्या पढ़ा था? ये जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये घर है। घर का हाउस प्रॉपर्टी यानी तीन चीज मैंने बोली थी। हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, ओनर होने चाहिए हम उसके, और हमारा बिजनेस एंड प्रोफेशन उसका नहीं होना, हमारा मतलब ओनर का। तो यानी कि मैंने बोला कि उसको जब मैं लेट आउट करूंगा उस हाउस प्रॉपर्टी को, तो उससे जो इनकम आने वाली है वो मेरे इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी में वो टैक्स होगी। सर, हाउस प्रॉपर्टी मतलब क्या? हाउस प्रॉपर्टी में जो ये लैंड अपार्टेंट देयर टू है, क्या उसको भी इंक्लूड किया जाएगा? यस सर, उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। तीसरी दूसरी चीज मैं बोलता हूं कि अगर इसके बैकयार्ड वगैरह, अच्छा पार्किंग लॉट वगैरह, क्या इनको भी, ओपन एरिया जो इसके साथ होता है, क्या उनको भी इंक्लूड किया जाएगा? यस, चाहे उसके ऊपर छत हो या ना हो, उसको भी इंक्लूड किया जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में। अच्छा, मैं बात करना चाहूंगा दूसरे की बात की। अगर जैसे मैंने बोला था ओनर होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए? उसमें अपना बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं होना चाहिए। सर, किसका हो सकता है? टेनेंट का बिजनेस एंड प्रोफेशन हो सकता है क्या? यस सर। सर, जो लेटिंग आउट कर दिया मैंने उसको, तब जाकर मेरे को वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होती है। समझ में आया नहीं आया? हाउस प्रॉपर्टी मेरे हाथ में क्या होनी चाहिए? कैपिटल एसेट होनी चाहिए। और अगर मैंने उसको लेट आउट किया है, कैपिटल अगर एसेट है, मैंने उसको लेट आउट किया, तो वो वाली जो इनकम आने वाली है वो मेरे हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स हो जाएगी। सर, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मैंने इन दोनों को मिलाकर हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया, यानी कि घर भी दिया और ये जो लैंड अपार्टेंट है उसको भी दिया, साथ में दिया। तो क्या पूरा का पूरा अमाउंट हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स होगा? यस सर। लेकिन अगर मैंने अलग से सिर्फ और सिर्फ वैकेंट लैंड को दिया हुआ है रेंट पर, क्या उससे आने वाली इनकम मुझे हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा? नहीं नहीं सर, वो अदर सोर्स में टैक्स होगा। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी अगर मेरे हाथ में कैपिटल एसेट है, कैपिटल एसेट है, अगर मैं उसको सेल परचेज करता हूं, तो इनकम कहां पर जाएगी सर? कैपिटल गेन हेड में जाएगी। लेकिन अगर सेल परचेज करना मेरा बिजनेस है, तो फिर वो इनकम कहां जाएगी सर? पीजीवीपी में जाएगी। समझे या नहीं समझे? यस सर, समझ गए। लेकिन सेल परचेज करना अगर बिजनेस है तो वो हमारे हाथ में स्टॉक, कैपिटल एसेट नहीं, वो हमारे हाथ में क्या हो जाएगा? वो स्टॉक इन ट्रेड होगा। समझे या नहीं समझे? यस सर। अच्छा, स्टॉक इन ट्रेड, जैसे ही मैंने बात की कि अगर हमारे हाथ में वो स्टॉक इन ट्रेड है, यानी तो दो बिजनेस हम कर सकते हैं। एक बिजनेस होता है हमारा कि सेल परचेज करना, मेरा बिजनेस, घर खरीदा घर बेचा, घर खरीदा और घर बेचा। घर खरीद कर अगर घर बेचते हो आप, घर खरीद कर अगर घर बेचते हो, ये बिजनेस है आपका, तो पीजीबीपी में जाएगा। अच्छा, उसी घर को आप खरीदते जाते हो घर, बिल्डर क्या करता है? खरीदता जाता है घर और उसको रेंट पर लगाकर उस रेंट को कमाता है, तो वो भी उसका बिजनेस है। वो भी उसका बिजनेस है, तो वो उसके हाथ में, हाउस प्रॉपर्टी उसके हाथ में क्या है? स्टॉक इन ट्रेड है। तो वो भी जो इनकम होगी वो टैक्सेबल होगी पीजीबीपी में। अच्छा, मैंने अगर घर लिया होगा सेल परचेज के लिए, तो मैंने कुछ टाइम पीरियड के लिए उसको रेंट पर लगा दिया, तो वो सर हाउस प्रॉपर्टी में हेड में उसकी इनकम जाएगी। ऐसा हमने पढ़ा था। चलिए, ये तीनों चीजें हमारी क्लियर हो जाती है। हाउस प्रॉपर्टी क्लियर हो जाती है, वैकेंट लैंड वाला हमारा पोर्शन क्लियर हो जाता है। अच्छा, अब मैं बात करता हूं, अगर एक बिल्डिंग में सेवरल फ्लैट्स हैं तो वो उसको सेपरेट हाउस प्रॉपर्टी कंसीडर किया जाएगा। अच्छा, मैं बात करता हूं कि अगर मेरी प्रॉपर्टी लंदन में है, यानी कि बाहर है, इंडिया से बाहर है, तो क्या होगा?
भैया आरओआर अगर है, हमारा स्टेटस अगर आरओआर है, हमने रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में ही पढ़ा था, अगर हमारा स्टेटस आरओआर है तो वो तो इनकम वैसे भी टैक्सेबल होने वाली है, चाहे कहीं पर भी रिसीव हो। लेकिन अगर हमारा स्टेटस इस साल में नॉन रेजिडेंट है या आर बट एनओआर का है, तो अगर वो इनकम इंडिया में रिसीव होगी तभी जाके वो यहाँ पर टैक्स की जाएगी, वरना टैक्स नहीं की जाएगी। सर हमने तीसरी चीज पढ़ी थी, हम उसके ओनर होने चाहिए। ओनर कौन कौन से? लीगल ओनर यानी जिसके नाम पर टाइटल है, बेनिफिशियल ओनर यानी कि जिसके नाम जिसके नाम पर प्रॉपर्टी नहीं है बट वो मजे ले रहा है प्रॉपर्टी के। और तीसरा हमने सेक्शन 27 में पढ़ा था, डीम्ड ओनर। तीनों भी ओनर होंगे तो भी हमारी, और उनको जो इनकम आएगी लेटिंग आउट से, तो भी हमारे को वो हमारे इनकम हेड में, इनकम सॉरी हाउस प्रॉपर्टी हेड में वो टैक्स होगी। समझे या नहीं समझे? यस। अच्छा, कॉन्सेप्ट नंबर 2 आ जाता है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में हमने बोला कि सबसे पहले कंप्यूटेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा जीएबी यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलती थी? हमने पढ़ा था कि पेयर वैल्यू होता है, म्युनिसिपल वैल्यू होता है, और हमारा होता है क्या, स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, इन तीनों में से हम निकालते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट डिपार्टमेंट की नजर में। फिर हम पूछते थे कि क्या नाम है, कि अगर ये कैसे निकालते थे, यानी कि फेयर वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू विचएवर इज हायर, यानी कि विचएवर इज हायर और स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे, विचएवर इज लोअर वो निकलता था हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। और एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करते थे हम एक्चुअल रेंट से, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल से। अगर हमारा एक्सपेक्टेड रेंट फुल ईयर के लिए ज्यादा आ जाता था और उनका एक्चुअल वाला कम हो जाता था, तो हम कहते थे कि असेसी झूठ बोल रहा है। असेसी झूठ बोल रहा है, तो हम अपना जो जीएवी होगा वो एक्सपेक्टेड रेंट फॉर द फुल ईयर के लिए होगा। समझे या नहीं समझे? यस सर। इसके लिए हमने एक चीज भी पढ़ा था, एफ, एम और एस। इसके लिए हमने पढ़ा था फादर और मदर में से बड़ा कौन और सिस्टर में से छोटा कौन। ये निकल जाता था हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। फिर हम एसएससी से पूछते थे कि ए एसएससी बता तेरा कितना रेंट है। वो अगर हमारे एक्सपेक्टेड रेंट से अगर कम बताता है, तो हम कहते थे कि जीएवी जो है वो हमारा, वो फुल वैल्यू जो एक्सपेक्टेड रेंट हमने डिपार्टमेंट ने निकाला है वो वाली हो जाएगी। समझे या नहीं समझे? यस सर, ये समझ में आ गया। आगे बढ़ो सर, कॉन्सेप्ट नंबर 3। अच्छा, इस वाले में क्या बोला था कि पहले जीएवी निकालेंगे, फिर उसके बाद हम बोलते थे कि म्युनिसिपल टैक्सेस उसमें से माइनस करते हैं, जो भी निकलता है वो निकलता है हमारा एनएवी। एनएवी में से डिडक्शन मिलती है, सेक्शन 24 की डिडक्शन मिलती है। सेक्शन 24 में दो चीजें आती है, 24A 24B। 24A जो है उसमें क्या होता है कि 30% ऑफ किसका मिलता है? 30% ऑफ, जल्दी से बता दो किसका मिलता है? एनएवी का 30% दिया जाता है, चाहे, और वो किसके लिए होता है सर? वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो रिलेटेड टू द हाउस प्रॉपर्टी हुए हैं उसके लिए हमें अलाउ होता है। चाहे एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितने भी हैं उसको अलाउ नहीं करेंगे। क्वेश्चन में आपको दे सकता है कि वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर भी है, उसको हम अलाउ नहीं करेंगे। सीधा सीधा हम किसको अलाउ कर देंगे? 30% अलाउ करेंगे बस। अगर खर्चा नहीं भी है तो भी क्या 30% अलाउ होगा? यस सर, 30% अलाउ हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। 24B किसके बारे में बात करता है? इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। उसके लिए जो हमने इंटरेस्ट पे किया है परचेज और कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जो हाउस प्रॉपर्टी को उसके लिए इंटरेस्ट लिया है, वहां पर उसको अलाउ कर दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने म्युनिसिपल टैक्सेस की तरफ। म्युनिसिपल टैक्सेस में 3-4 चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। हमने बोला था कि म्युनिसिपल टैक्सेस जो होता है वो पेड बाय ओनर होना चाहिए, टेनेंट नहीं होना चाहिए। अगर टेनेंट ने कुछ भी पोर्शन पे किया है म्युनिसिपल को अलाउ नहीं करेंगे। अच्छा, म्युनिसिपल टैक्सेस जो पे किए हैं वो इस ईयर से रिलेटेड हो सकता है या फिर इस ईयर के पहले ईयर से रिलेटेड हो सकता है। क्या सर एडवांस में अगर म्युनिसिपल टैक्सेशन पे कर दिया तो क्या हम उसको अलाउ कर सकते हैं? नहीं भाई नहीं, उसको अलाउ नहीं कर सकते। यानी कि वो ड्यू भी होना चाहिए और तब पेमेंट भी हो जानी चाहिए, तब जाके उसका अलाउ होता है। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूं यहां पर, एक और चीज समझो। म्युनिसिपल टैक्सेस अगर टेनेंट ने पे कर दिया है तो क्या उसको अलाउ करेंगे? नहीं सर, नहीं अलाउ करेंगे। अगर बाहर प्रॉपर्टी और वहां की प्रॉपर्टी है तो उस इनकम को यहां पर टैक्स करते हैं नहीं करते? यस। तो सर क्या बाहर की अथॉरिटी को अगर आप म्युनिसिपल टैक्सेशन पे करोगे, यानी कि लंदन में प्रॉपर्टी है, लंदन की प्रॉपर्टी पर अगर म्युनिसिपल टैक्सेस वहां के पे करोगे, क्या आपको मिलेगा डिडक्शन? यस सर, उसमें भी डिडक्शन मिल जाएगा। बात आ गई क्या समझ में? यस सर, आ गई है समझ में। अच्छा, अगर मैं बोलता हूं एनएवी अगर नेगेटिव है, नेगेटिव है, एनएवी अगर नेगेटिव है, तो क्या हमें 24A अलाउ होगा क्या? नहीं सर, 24A अलाउ नहीं होगा। अच्छा, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव की तरफ, कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट है हमारा सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। यानी कि हाउस प्रॉपर्टी के हेड में अगर हमें
लॉस हो जाएगा तो क्या करेंगे? देखिए, इस साल में अगर हमें लॉस हो गया तो क्या करेंगे उस लॉस को? तो सबसे पहले इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करेंगे, यानी कि सर कोई लिमिट है क्या? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट मतलब हमारा कोई दूसरा हाउस प्रॉपर्टी है, उससे एडजस्ट, उसमें इनकम है तो उससे एडजस्ट कर देंगे। अगर उससे एडजस्ट करने के बावजूद भी अगर कुछ बच जाता है तो फिर हम इंटर हेड एडजस्टमेंट करेंगे। सर इंटर हेड मतलब सर वो किसी और हेड से भी हो सकता है क्या? यस सर, किसी भी हेड से हो सकता है, एक्सेप्ट कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम को छोड़कर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम किसी से भी एडजस्ट हो सकती है इंटर हेड एडजस्टमेंट में। लेकिन सर उस पर एक लिमिट है। इंटर हेड एडजस्टमेंट में 2 लाख से ज्यादा की लिमिट जो है वो हमारी, जो 2 लाख से ज्यादा का जो लॉस है वो हमारा क्या होगा? एडजस्ट नहीं हो पाएगा। सर अगर फिर भी कुछ अनएग्जॉस्टेड बच गया, यानी कि मैं बोलता हूं कि कुछ बच गया लॉस, जैसे कि मैं बोलूं कि 5 लाख का लॉस था और सिर्फ 2 लाख ही हमने एडजस्ट कर पाएंगे इस साल अदर हेड से, इंटर हेड से, तो बच गया 3 लाख। 3 लाख का क्या करेंगे? सर 3 लाख को हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। 3 लाख को हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। सर वो कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? सर वो 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। 8 साल बाद वो पूरा का पूरा हट जाएगा, यानी कि लॉस को एडजस्ट करने नहीं देंगे। सबसे अगर सर वो नेक्स्ट ईयर चला गया है और नेक्स्ट ईयर भी हमारा हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है तो क्या होगा? तो नेक्स्ट ईयर चला गया है तो एक बात, पहली बात मैं एक और बात बता दूं, अगर वो कोई भी हमने लॉस इस साल का कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर किया है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही हेड से ही सेट ऑफ होगा, यानी हाउस प्रॉपर्टी हेड से ही सेट ऑफ होगा, दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता। समझे या नहीं समझे? बोलो यस सर। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि एक और बात समझो, यानी कि सब नेक्स्ट ईयर कैरी, मान लो कि अब इस ईयर जो है लॉस हो गया है और पिछले साल से इस साल में कैरी फॉरवर्ड हुआ, यानी कि ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस है। तो सबसे पहले हम किसको एडजस्ट करेंगे? सर करंट ईयर के लॉस को सबसे पहले एडजस्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट ईयर के जो प्रीवियस ईयर का जो लॉस था उसको हमने ब्रॉट फॉरवर्ड किया है, उसको हम क्या करेंगे? लॉस को एडजस्ट करेंगे। समझ में आया या नहीं आया? यस सर, ये समझ में आ चुका है। चलिए, यहां तक तो हमारी बात हो गई है समझ में। आगे हमारा कॉन्सेप्ट नंबर आ चुका है हमारा, हाउस प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट और पार्टली वैकेंट और वैकेंट फॉर फुल ईयर के लिए। यानी कि अगर मैं बोलता हूं कि हाउस प्रॉपर्टी अगर पार्टली लेट आउट हो रखी है एंड पार्टली वैकेंट हो रखी है तो क्या होगा? तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एक्सपेक्टेड रेंट, फुल ईयर के लिए निकालेंगे। फिर उसके बाद हम निकालेंगे कि एक्चुअल रेंट कितना है वो बताओ। एक्चुअल रेंट निकाल देंगे, वो जितना भी होगा, और फिर हम निकालेंगे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसेबल एज देयर इज नो वैकेंसी। फिर हम कंपेयर करेंगे किसको कंपेयर करेंगे? एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करेंगे किससे? एक्चुअल रेंट एज देयर इज नो वैकेंसी से। अब कंपेयर करने के बाद अगर एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा हो जाता है तो एक्सपेक्टेड रेंट ही हमारा जीएवी हो जाएगा। अगर एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा नहीं है यानी कि हमारा एक्चुअल रेंट एज देयर इज नो वैकेंसी वो ज्यादा है, तो जितने महीने के लिए वो रेंट पर लगा है उतने महीने को, यानी कि एक्चुअल रेंट जो असेसी कह रहा है कि एक्चुअल रेंट जो है उसको ही हम जीएवी मान लेंगे। समझे या नहीं समझे? यस सर, समझ में आया सर। वो अगर बराबर भी हो गया तो किसको मानेंगे? जो फिर असेसी ने किया उसी की बात मानेंगे। अच्छा सर, पूरे साल के लिए अगर वैकेंट हो गया तो क्या होगा? पूरे साल के लिए अगर वैकेंट हो गया तो क्या करेंगे? दो चीजें हैं। पूरे साल के लिए अगर वैकेंट हो गया तो सबसे पहले बताओ कि वो हमारे हाथ में क्या है? स्टॉक इन ट्रेड है या कैपिटल एसेट्स है? अगर वो हमारे हाथ में वो कैपिटल एसेट है, पूरे साल के लिए वैकेंट है, हम डिपार्टमेंट को कहते हैं कि पूरे साल के लिए वैकेंट है, पर डिपार्टमेंट क्या कहता है कि ना 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 ना, हम तो उसका जीएवी मानकर रहेंगे। और जीएवी क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट ही जीएवी हो जाएगा। फुल ईयर के लिए एक्सपेक्टेड रेंट ही जीएवी बन जाएगा। लेकिन अगर वो हमारे हाथ में क्या है? स्टॉक इन ट्रेड है, तो हमारे को एक रिलैक्सेशन दी गई थी कि मिनिमम, अगर हम स्टॉक इन ट्रेड मतलब मैंने उसको सेल परचेज के लिए रखा है और फिर भी मैं कहता हूं उसको कुछ पीरियड ऑफ सेल परचेज हुई नहीं और वो वैकेंट रह गया तो 2 साल तक वैकेंट रह सकता है। हम उसको डीम्ड बोलो बोलो डीम्ड लेट आउट नहीं मानेंगे। डीम्ड लेट आउट नहीं मानेंगे अगर वो हमारे हाथ में स्टॉक इन ट्रेड है और उसमें कंडीशन थी कि प्रॉपर्टी के साथ लैंड अपार्टमेंट देयर टू होना चाहिए और मिनिमम 2 साल के लिए हम उसको क्या मान सकते हैं? नील एनएवी मानेंगे। अच्छा, एनएवी जीएवी जो होता है उसको एनएवी या जीएवी जो भी है उसको नील कब मानेंगे? जल्दी से बता दो, कब तक मानेंगे? 2 साल। 2 साल कहां से शुरू होंगे? जिस ईयर में बिल्डिंग कंप्लीट, ईयर के एंड से 2 साल के अंदर अंदर तक अगर वो चढ़ा नहीं है, सेल परचेज के लिए लिया है, चढ़ा नहीं है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वो सर एनएवी नील हो जाएगा उसका। समझे या नहीं समझे? यस सर। अच्छा, अब मैं बात करता हूं अनरियलाइज रेंट की। बिल्कुल सिंपल, अनरियलाइज रेंट मतलब जो रेंट हमें मिला नहीं, बट डिपार्टमेंट से हम कहते हैं कि ये रेंट तो मुझे मिला नहीं, टेनेंट मेरा भाग चुका है। अब
इस रेंट का मुझे फायदा दे दो। समझे या नहीं समझे? अच्छा, इस रेंट का फायदा, अनरियलाइज रेंट कब फायदा मिलेगा? जब रूल 4 की 4 कंडीशन आप पूरी करोगे। रूल 4 की 4 कंडीशन आप पूरी करते हो। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर देखो सारे के सारे। मैंने क्या बोला? रूल 4 की 4 कंडीशन। सबसे पहला 4 कंडीशन कौन कौन सी होगी? देखो आपके टीवी पर यहां पर दिख रहा है। यानी कि मैंने क्या बोला? सबसे पहला कि डिफॉल्टिंग टेनेंट जो है उसने वेकेट कर दिया होना चाहिए आपका घर। और अगर उसने वेकेट नहीं किया तो आपने उसको कंपेल किया होना चाहिए कि वेकेट कर दे। समझे या नहीं समझे? अच्छा, वो जो टेनेंट जिसको आपने निकाला वो आपके दूसरी प्रॉपर्टी पर नहीं रुका होना चाहिए। टेनेंट जो है वो दूसरी प्रॉपर्टी पर नहीं रुका होना चाहिए। आपने कोई ना कोई उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेना चाहिए। अगर लीगल एक्शन नहीं लिया तो असेसिंग ऑफिसर को आपको सेटिस्फाई करना होगा कि आपने लीगल एक्शन क्यों। और आपका रेंट जो है वो बोना, यानी जो टेनेंसी है वो बोनाफाइड होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि तुम ड्रग्स व्रग्स के धंधे वाले बंदे को तुम अपना रेंट वो दे दो। ना 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 भैया, बताओ। ये सब चीजें 4 कंडीशन अगर पूरी कर दी तो 4 कंडीशन में आपका अनरियलाइज रेंट का के दायरे में आ जाता है। मान लिया जाएगा कि आपका रेंट जो है वो अनरियलाइज है। अनरियलाइज होते ही तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे सर? सबसे पहले मैंने बोला था कि वही चीज, एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लेंगे, फादर मदर में से बड़ा कौन और सिस्टर में से छोटा कौन करके। समझे या नहीं समझे? यस सर। अच्छा, तो वो फुल ईयर के लिए निकलेगा। यस सर। और फिर उसमें हम एक्चुअल, फिर हम क्या बोल देंगे? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, जिसमें से हमने क्या, जितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मान लो 8 पीरियड ऑफ टाइम के 8 मंथ्स के लिए ही चढ़ा था और 2 मंथ्स के लिए अनरियलाइज रेंट था और 2 मंथ्स के लिए वैकेंसी थी, तो हम क्या निकालते थे? 8 मंथ्स का निकालने के बाद एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसेबल एज देयर इज नो वैकेंसी निकालते थे। फिर हम एक्सपेक्टेड रेंट फुल ईयर वाले को कंपेयर करते थे इससे, या अगर एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है तो जीएवी हमारा एक्सपेक्टेड रेंट हो जाता था। अगर नहीं है तो बिल्कुल भी ये बात याद रखना, कभी भी एज देयर इज नो वैकेंसी को एज देयर इज नो वैकेंसी बट एक्सक्लूडिंग अनरियलाइज रेंट होना चाहिए यहाँ पर। समझे या नहीं समझे? यस सर। अच्छा, फिर हम मान किसको लेंगे? हम मान लेंगे अगर एक्सपेक्टेड रेंट कम है तो हम बोलेंगे कि चलो ठीक है, 8 महीने के लिए ही हमारा जीएवी बन जाएगा। यस सर। समझे या नहीं समझे? यस सर। ये चार्ट से आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। अच्छा, मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ कि अनरियलाइज रेंट आपको अगर रिसीव हो जाता है किसी भी ईयर में, नेक्स्ट अब कुछ साल बाद जाके वो अनरियलाइज रेंट रिसीव हो जाता है, तो क्या होगा? उस साल की वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो जाएगी। सर, अगर हाउस प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं हुई, उस साल में अगर हाउस प्रॉपर्टी नहीं हुई यानी बेच दी, तो क्या होगा? तो भी वो आपके हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मानी ली जाएगी। अच्छा सर, अगर रेंट का पोर्शन हमें, अनरियलाइज रेंट जो था वो वाला पोर्शन अगर मिलता है उस साल में, जितना भी मिला, मान लो कि 1 लाख रुपए मिला, तो 1 लाख का 1 लाख पूरा का पूरा हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स होगा क्या? ना 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 ना, उसमें से 30% हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन भी तो मिलेगा ना। स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले मिलता, अभी भी उसमें से 30% हटाएंगे और जितना भी होगा उसको हाउस प्रॉपर्टी हेड में लास्ट में ऐड कर देने का। ठीक है, यस और नो? सर, अगर जो अनरियलाइज रेंट के साथ कुछ इंटरेस्ट पोर्शन भी मिलता है, क्या वो भी हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स होगा? ना 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 ना, वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स नहीं होगा। वो किस में जाने वाला है? वो जाएगा हमारे अदर सोर्सेज में। समझे या नहीं समझे? बोलो यस और नो। यस सर, रिवाइज हो गया। मजा आ रहा है तो जल्दी से लाइक बटन दबा दो, कमेंट कर दो जल्दी से, जल्दी से। चलिए सर, धमकाओ मत। नहीं सर, धमका नहीं रहा। चलिए, हम क्या बोलते हैं यहाँ पर स्टैच्यूटरी डिडक्शन के बारे में बोलते हैं। 24A के बारे में हमने बोला कि 30% ऑफ एनएबी होगा। अच्छा, नोशनल एक्सपेंडिचर कभी भी इट इज टू कवर द नोशनल एक्सपेंडिचर, यानी कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो होता है वो एक्चुअल में तो अलाउ करते नहीं, 30% तक ही हम अलाउ करते हैं। अच्छा, एक्चुअल एक्सपेंडिचर को अलाउ नहीं करेंगे। और उसने बोला कि अगर एनएबी नेगेटिव है या फिर जीरो है तो वो 24A हमारा जो है वो अलाउ नहीं। समझे या नहीं समझे? कॉन्सेप्ट नंबर 8 बात करते हैं हम। किसके बारे में बात करें? 24B के बारे में। मजे की बात समझो यहाँ पर। 24B में जो हम 24B में जो इंटरेस्ट पोर्शन को, प्रिंसिपल नहीं, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन, परचेज के लिए, कंस्ट्रक्शन के, रिनोवेशन, एडिशन, एक्सटेंशन और रिन्यूअल या फिर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, तोड़कर दोबारा बनाए, इनके लिए अगर लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट जो है हमें अलाउ हो जाता था। सर, अलाउ कैसे होता था? सिंपल या कंपाउंडिंग इंटरेस्ट? सर, सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग वाले तो डिपार्टमेंट पहले ही मना कर देंगे क्योंकि ज्यादा हो जाएगा ना। हाँ। अच्छा, ये किस बेसिस पे होता था? सर, ड्यू बेसिस पे हमें अलाउ हो जाता था। अगर मैंने किसी मंथ का लो इंटरेस्ट पे नहीं किया तो क्या वो भी अलाउ हो जाएगा? यस सर, वो भी अलाउ हो जाएगा। इसमें 2 पार्ट देखे थे हमने, 2 पार्ट देखे थे। एक तो देखा था सर हमने करंट पीरियड इंटरेस्ट। करंट पीरियड का इंटरेस्ट जो होता था, यानी इस रिलेटेड इंटरेस्ट जो है, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो इंटरेस्ट है, क्या वो पूरा का पूरा अलाउ हो जाएगा? यस सर, वो पूरा का पूरा अलाउ हो जाएगा। प्रायर पीरियड इंटरेस्ट जो होता है, यानी प्रायर कंस्ट्रक्शन पीरियड, वो उसका इंटरेस्ट कितने कितने कितनी बारी में होगा? सर, 5 इंस्टॉलमेंट में, 5 इंस्टॉलमेंट में। ठीक है। अच्छा, प्रायर पीरियड इंटरेस्ट जो होता है, यानी कि प्रायर कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट कहां से होगा? सर, लोन टेकन की डेट और
और क्या था, लोन टेकन की डेट और कंस्ट्रक्शन डेट विच एवर इज लेटर, वहां से स्टार्ट होगा। एंड कहां पर होगा, जिस ईयर में बिल्डिंग कंप्लीट होगी उससे पहले वाला 31 मार्च। याद आ गया क्या, जल्दी से बता दो, याद आ गया क्या? यस सर। अच्छा अब मैं बोलता हूं कि अच्छा एक बात समझो, मैंने कहा था, मैंने क्लासेस में एक बार एक बात और कही थी कि सर हमें ये जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट अलाउ कब से होना चालू होता है, 24B का जो कब से होना चालू होता है? सर जिस साल में हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है उस साल से ही मिलना चालू हो जाएगा क्या? यस, उस साल से मिलना चालू हो जाएगा। यस और नो? यस सर। अच्छा, बात हो गई, समझ में आ गई है। सर अगर हमने लोन लिया है आउटसाइड इंडिया से तो क्या होगा? तो यानी कि अगर आप, क्या वो भी अलाउ होगा? यस वो भी अलाउ होगा, लेकिन उसमें 2 कंडीशन थी। क्या कुछ कंडीशन थी? उसने बोला कि टीडीएस आपको डिडक्ट करना पड़ेगा पहले। जो इंटरेस्ट की पेमेंट करोगे आपको नॉन रेजिडेंट को, उसमें टीडीएस का डिडक्शन आपको पहले से करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा। अगर टीडीएस नहीं जमा किया है तो उस बंदे का यहां पर कोई ना कोई एजेंट होना चाहिए। समझे या नहीं समझे? यस सर। अच्छा अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर कि एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट और जीएबी वगैरह, यानी कि अगर मैं बोल रहा हूं कि साल के अंत में जाकर, यानी कि अगर साल के अंत में जाकर, यानी कि 11वें महीने में हमारा कंप्लीशन होता है किस चीज का, कंस्ट्रक्शन का कंप्लीशन हो जाता है, तो 1 महीने के लिए ही हम क्या किराए पर चढ़ा सकते हैं? यस सर, 1 महीने के लिए चढ़ा सकते हैं। तो जो हम पेयर रेंट, म्युनिसिपल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट लेंगे, तो ये क्या 12-12 महीने के लिए लेंगे या फिर सिर्फ 1-1 महीने के लिए लेंगे? सर 1-1 महीने के। अच्छा, इंटरेस्ट की बात अगर मैं कर रहा हूं तो इंटरेस्ट जो मैंने लिया है सर, क्या ओरिजिनल लोन, यानी कि मैंने ओरिजिनल लोन को रीपे करने के लिए अगर कोई नया लोन ले लिया, क्या वो भी अलाउ होगा सिमिलर मैनर? लेकिन अगर मैंने ओरिजिनल लोन लिया है, ओरिजिनल लोन लिया है, इंटरेस्ट ऑफ, सॉरी न्यू लोन लिया है और इंटरेस्ट ऑफ ओरिजिनल लोन को पे करने के लिए, उसके इंटरेस्ट को पे करने के लिए, पहले वाला जो लोन लिया था उसके इंटरेस्ट क्या अलाउ होगा? ना 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 ना, नहीं होगा। प्रिंसिपल अमाउंट हमें कर, मतलब उस लोन का प्रिंसिपल अमाउंट को रीपे करने के लिए होना चाहिए, वरना नहीं अलाउ होगा। समझे या नहीं समझे? यस। अच्छा लोन लिया मैंने म्युनिसिपल टैक्सेस पे करने के लिए अलाउ नहीं होगा। लोन लिया मैंने इंटरेस्ट को पे करने के लिए, सर अलाउ नहीं होगा। समझे या नहीं समझे? यस सर। सर पूरा हो चुका है। अच्छा, कोई भी हमारा ब्रोकरेज और कमीशन हमने लिया है लोन को पास कराने के लिए, ब्रोकरेज और कमीशन, क्या वो अलाउ होगा? नहीं होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 9 बात करता था हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के बारे में बात करता था। देखो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यानी कि जिसमें हम रह रहे हैं और पूरे के पूरे साल वो वैकेंट है। क्या सर ये बेनिफिट होता था? यस सर, ये बेनिफिट होता था क्योंकि हम इसमें लॉस बुक करते। यस और नो? जिसमें हमारा क्या चीज हो जाएगा, सीधा सीधा हम मैं बात करूंगा तो एनएवी क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। सीधा सीधा एनएवी को नील मान लेंगे और एनएवी के नील में सर 24A अलाउ होगा क्या? यस सर अलाउ होगा 30% मैनर में। 24B अलाउ होगा क्या? यस सर अलाउ होगा, लेकिन यहाँ पर लिमिट है। यहाँ पर लिमिट लगा दी गई है 2 लाख की और 30,000 रुपए की, ये आपको याद होगा। ठीक है, 2 लाख की और 30,000 रुपए की। अच्छा 2 लाख की लिमिट कब होगी और सर 30,000 की लिमिट कब होगी? 2 लाख की, देखो देखो इधर देखो, 4 कंडीशन हमें पूरी करनी होगी 2 लाख की लिमिट को, लिमिट तक जाने के लिए। सबसे पहला, लोन लिया होना चाहिए 1/4/1999 पर या फिर उसके बाद। अच्छा वहां से 5 साल के अंदर अंदर आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। तीसरी बात अगर मैं करता हूं यहां पर कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए और आपने जो लोन लिया हो वो परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए ही लिया हो, और लेंडर से, यानी जैसे अगर बैंक से लोन लिया है तो बैंक से आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि आपने जो लोन लिया है वो परचेज और कंस्ट्रक्शन क्या है। ये 4 की 4 कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई कर देते हो तो आपकी लिमिट बन जाती है यहाँ पे 1 लाख की, वरना आपकी लिमिट बन जाएगी यहाँ पे 30,000 की। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सर जैसे कि क्या, अच्छा मैं कह रहा हूं कि रिपेयर के लिए मैंने लोन लिया, सर 30,000 की लिमिट। सर अगर मैंने किसके लिए, 1/4/1999 से पहले लिया, सर 30,000 की लिमिट हो जाएगी। तो अगर ये लिमिट वाइज है, मान लो मुझे 2 लाख या फिर 30,000 की ही लिमिट है, ठीक है, तो मैं मैक्सिमम लॉस जो है वो कितना बुक कर सकता हूं इसमें, हाउस प्रॉपर्टी में, एक हाउस प्रॉपर्टी के लिए, एक हाउस प्रॉपर्टी के लिए, क्या बोला? एक हाउस प्रॉपर्टी के लिए। सर कितनी भी हो सकती है क्या हाउस प्रॉपर्टी? सेपरेट हमें क्या, सेपरेट सेपरेट हमें मिलेगा क्या? ना 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 ना, मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, 2 हाउस प्रॉपर्टी को आप मैक्सिमम सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं, बाकी डीम्ड टू बी लेट आउट हो जाता था। याद आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। सर ये जो लिमिट है क्या दो की एप्लीकेबल, दोनों हाउसेस के लिए है? यस, दोनों हाउसेस को मिलाकर, दोनों हाउसेस को जिसको हम बोल रहे हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड, दोनों हाउसेस को मिलाकर ये कंबाइंड लिमिट दी गई है 2 लाख और 30,000 की। बोलो बात समझ में आती है या नहीं आती? यस सर। अच्छा, अब यहां तक हमारी बात क्लियर हो चुकी है। आइए आइए अब हम बात बढ़ चलते हैं हमारे कॉन्सेप्ट नंबर 10 की तरफ, जिस जो कि बोलता है एरिया वाइज, यानी पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड और पार्टली लेट आउट। यहां पर हम बात करते हैं कि पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड और पार्टली लेट आउट एरिया वाइज, आधे एरिया में
आधे एरिया में हमने लेट आउट कर दिया है, आधे एरिया को लेट आउट कर दिया है और आधे एरिया को हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर दिया है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी चीजें होंगी कैलकुलेशन उन सभी को डिवाइड कर दिया जाएगा दोनों पोर्शंस में, यानी कि सबके फेयर रेंट, सबके वो म्युनिसिपल रेंट, वो सबके म्युनिसिपल टैक्सेस वो 50-50 कर दिए जाएंगे। लेट आउट वाले पोर्शन का एज इट इज जैसे निकलता था वैसे निकल जाएगा, यानी 20 म्युनिसिपल टैक्सेस जो उसके पोर्शन का है, 50% पोर्शन म्युनिसिपल टैक्सेस अलाउ होगा, और उसके बाद एनएबी आएगा, 24A वैसी में अलाउ होगा, 24B यानी कि उसके पोर्शन का जितना जितना होगा, यानी 50% पोर्शन का वहां पे अलाउ हो जाएगा विदाउट एनी लिमिट। लेकिन अगर जब हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का निकालेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का निकालेंगे, तो जीए भी नील हो जाएगा और एनएबी भी नील हो जाएगा और 24A भी नील हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या क्या चीज हो जाएगा, इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा, वो भी कितना, अप टू 50%, यानी उतने पोर्शन तक का, वो भी लिमिट लगाकर, यानी कि 2,30,000 जो भी लिमिट एप्लीकेबल हो गई है उससे ज्यादा के लिए वो नहीं होगा। बात आ गई क्या समझ में? यस सर। अच्छा, फिर हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 11 जो हमारा था, क्या था? पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड और पार्टली लेट आउट। क्या बोला हमने? पार्टली हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर दिया, पार्टली यानी कुछ महीने के लिए हमने खुद रहे और कुछ महीने के लिए हमने कहा कि वो लेट आउट कर दिया। इसमें गवर्नमेंट हमें एक और चीज बोलती थी, डिपार्टमेंट कहती थी कि इसमें बड़ा ही सिंपल है जीएवी निकालना। इसने बोला कि एक्सपेक्टेड रेंट निकालो पूरे साल के लिए, ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल के लिए निकाल दिया। अच्छा, एक्चुअल रेंट निकालो जितना आपने लेट आउट करके निकाला है, जितना आपने लेट आउट करके रिसीव किया, एक्चुअल जो भी ज्यादा होगा ना उसका हम बोल देंगे कि विच एवर इज हायर होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, जी का। कॉन्सेप्ट नंबर 12 की बात हम करते हैं, ये बात करते हैं हम किसकी, वेयर मोर देन 2 हाउसेज आर सेल्फ ऑक्यूपाइड। देखो देखो, ये बड़ा ही बिल्कुल मस्त कॉन्सेप्ट था, हमने बताया था। हमारे पास असेसी के पास एक से ज्यादा घर है, मान लो 3 घर हैं, तो तीनों के तीनों घर को वो सेल्फ ऑक्यूपाइड बता रहा है। लेकिन डिपार्टमेंट क्या कहता है? डिपार्टमेंट कहता है कि सिर्फ और सिर्फ 2 घर को ही आप सेल्फ ऑक्यूपाइड बता सकते हो एट योर ऑप्शन। असेसी के ऑप्शन से वो 2 घर को वो सेल्फ ऑक्यूपाइड बताएगा और तीसरा घर डीम टू बी लेट आउट मान लिया जाएगा। इसमें होता क्या है सर, 3 घर होते हैं, 3 घर के हमें ब्यौरा दे दिया जाता है, पूरा पूरा सब कुछ डेटा बिल्कुल ही सिंपल होता है यहाँ पर, ठीक है। करना क्या होता है सर, तीनों हाउसेस को मान लिया जाएगा पहले की टैक्स की वो लेट आउट है, तो तीनों का लेट आउट मानकर उसका क्या निकाल दिया जाएगा। सबसे पहले क्या निकालोगे, तीनों को लेट आउट मानकर उसका इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी निकाल लो। फिर उसके बाद हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, 3 ऑप्शन में क्या बोलते हैं हम उसमें, कि जैसे कि ये 3 हाउस है, ए और बी को हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया और सी को हमने क्या मान लिया, लेट आउट मान लिया। दूसरा ऑप्शन क्या होता था कि दूसरा ऑप्शन की ए और सी को हम सेल्फ ऑक्यूपाइड, बी को हम लेट आउट मान सकते हैं। इसमें से जो भी ए को मानेंगे हम लेट आउट, अच्छा ए को हम क्या मान लेंगे, लेट आउट मान लेंगे, बाकी को हम सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेंगे। और इसमें हम देखते थे कि अच्छा सेल्फ ऑक्यूपाइड जितना वाला जो भी घर है सेल्फ ऑक्यूपाइड का, वहां पे मैक्सिमम लिमिट 2,30,000 तक का ही बुकिंग होता था, ठीक है। यहाँ पर लॉस होता था और यहाँ पर अगर प्रॉफिट होता था, तो मैंने क्या बोला, जो भी ऑप्शन में सबसे ज्यादा, इन सभी ऑप्शन को देखकर हम फाइनल कैलकुलेट करते थे टोटल इनकम, यानी कि इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी निकलता था, और जिसमें भी इनकम सबसे कम होगी, मैंने क्या बोला, इनकम सबसे कम होगी उस ऑप्शन को सिलेक्ट किया जाएगा, या फिर जिसमें लॉस सबसे ज्यादा होगा उस ऑप्शन सिलेक्ट किया जाएगा। समझे या नहीं समझे? यस सर समझ गए। यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ इतना है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, जैसा हम करते थे वैसे ही हमें करना है। यहाँ पर सेल्फ ऑक्यूपाइड सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम लेट आउट के पोर्शन सॉल्व करेंगे, जैसे हम, समझा या नहीं समझा? अच्छा, कॉन्सेप्ट नंबर 13 की बात करता हूँ। कॉन्सेप्ट नंबर 13 है हमारा इनकम फ्रॉम अनऑक्यूपाइड हाउस, यानी कि 23 2A जो होता है हमारा, वो होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के बारे में, और ये 20 इसके बारे में अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। दोनों की ट्रीटमेंट बिल्कुल बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों का, अच्छा ये अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का बेनिफिट कब मिलता है, जब आपका खुद का घर है और आप कहीं और जा रहे हो बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए, रेंट पर रहने के लिए। आपने इसको रेंट पर नहीं चढ़ाया क्योंकि आप कभी ना कभी यहाँ पर आओगे और रहोगे, ठीक है। तो यानी कि सेम ट्रीटमेंट है, इसमें भी हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का बेनिफिट देंगे, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इस हाउस से रिलेटेड या तो ये सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा या तो ये अनऑक्यूपाइड होगा, दोनों में से एक का ही आपको बेनिफिट मिलेगा, दोनों का भी बेनिफिट साथ में नहीं मिलेगा। बात आ गई क्या समझ में? यस सर समझ। अब हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 14। कॉन्सेप्ट नंबर 14 क्या बात करता है, वो पढ़ता है हाउस प्रॉपर्टी ओन्ड बाय असेसी यूज फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। मेरे ही बिजनेस एंड प्रोफेशन की यूज हो रखी है। अब बताओ कि जो हाउस प्रॉपर्टी है वो मेरे बिजनेस एंड तो रखी है, सबसे पहले ही पढ़ा था हमने, ओनर होना चाहिए, और हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स करने के लिए इनकम को ओनर होने चाहिए, उसको लेट आउट किया होना चाहिए, मतलब हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और उसको, और वो उसमें हमारा बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो फिर वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स नहीं होगा, वो पीजी में जाएगा। कहाँ जाएगा? वो पीजी में जाएगा। सिंपल क्वेश्चन आपको आएगा कि इनकम बिफोर द इनकम बिफोर
डेबिटिंग या फिर बिफोर डिडक्टिंग द एक्सपेंडिचर्स आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, वो लिख लेना। और उसके बाद एक्चुअल में ये सारे सारे एक्सपेंडिचर आपको दे देंगे, जैसे म्युनिसिपल टैक्सेस हो गया, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग हो गया, अच्छा अपना रिपेयर हो गया, लैंड रेवेन्यू, डेप्रिसिएशन, ये सारी चीजें आपको दे देंगे। वो पूरा का पूरा उसमें से माइनस करना, माइनस करने के बाद आपको निकल जाएगी। समझे या नहीं समझे? अच्छा, कंपोजिट रेंट के बारे में हम पढ़ाई कर रहे थे, हमने बोला था कंपोजिट रेंट मतलब क्या। कंपोजिट रेंट मतलब देखो देखो, घर होता है, घर को तो हम रेंट पे देते ही देते हैं, इसके साथ हम सर्विसेज और एम्यूनिटीज भी, जैसे जैसे इसके साथ एसी दे दिया हमने, गीजर दे दिया हमने, अच्छा इसके साथ मैंने फर्नीचर भी प्रोवाइड कर दिया, उसका रेंट ज्यादा होता है या नहीं? सर उसका रेंट ज्यादा होता है। दो चीजें थी इसमें, अगर मैंने कंबाइंड फॉर्म का मतलब कंपोजिट रेंट चार्ज किया है और वो उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, डिपार्टमेंट को मैं बोल रहा हूँ कि सेपरेट नहीं किया जा सकता, सेपरेट किया जा सकता, तो सेपरेट अगर किया जा सकता तो जो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड टैक्स रिलेटेड रेंट होगा वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा, और जो एम्यूनिटीज से रिलेटेड रेंट होगा वो या तो पीजीबीपी में जाएगा या तो हमारा हाउस प्रॉपर्टी में अदर सोर्सेज में जाएगा। कब जाएगा? जब वो हमारा बिजनेस हो, एम्यूनिटीज को प्रोवाइड करना हमारा बिजनेस होगा तो वो पीजीबीपी में चला जाएगा, वरना वो अदर सोर्सेज में चला जाएगा। अच्छा, लेकिन सर अगर मैं बोलूं कि वो सेपरेट ही नहीं कर सकते, तो सेपरेट नहीं कर सकते तो क्या वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स इनकम को टैक्स करने देंगे? ना 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 ना, याद आ गया आपको, बिल्कुल सही, हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स नहीं करने देंगे। वो बोलेंगे आपको कि अदर सोर्स में टैक्स करो। क्यों? क्योंकि वहां पर 30% का डिडक्शन आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं देगा। तो यानी कि ऑटोमेटिकली आप कहोगे मेरे को याद आ गया, मेरे को याद आ गया, याद आ गया या नहीं आ गया? मजा आया ये पढ़ने में या नहीं? अच्छा, हमेशा एक बात बताओ कि अगर बिजनेस है मेरा, होटल का पेइंग गेस्ट और अकोमोडेशन वगैरह, इनका हमेशा हमेशा इनकम कहां टैक्सेबल होगा? पीजी टैक्सेबल होगा। जल्दी से लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर दो अगर मजा आ। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं क्या चीज, एरियर्स ऑफ रेंट। एरियर्स ऑफ रेंट की क्या ट्रीटमेंट होती थी? यानी कि एरियर्स ऑफ रेंट यानी पिछला बकाया रेंट अगर हमको कुछ एक साथ मिल जाता है तो हम एरियर्स ऑफ रेंट, अरियर्स ऑफ रेंट का मतलब हो गया। और उसमें हम क्या बोलते थे कि उसमें सबसे पहले 30% माइनस करेंगे और उसको हम अपनी इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी बना। अच्छा, अगर जब हमें मिला तो वो हाउस प्रॉपर्टी हमने बेच चुके, तो क्या तभी भी इनकम बन जाएगी क्या हमारे हाउस प्रॉपर्टी की? यस सर, हमारी बन जाएगी। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है? बोलो बोलो इसकी ट्रीटमेंट। यहाँ पर देखो, अब मैं बोलता हूँ सबलेटिंग ऑफ हाउस। सबलेटिंग ऑफ हाउस का क्या मतलब है? एक घर है, देखो मैंने क्या बोला, एक घर है जिसको मैंने रेंट पे लिया है, जो और वो है मेरा, और वो है एक ओनर। किससे लिया है? ओनर से लिया है। और मैंने ये रेंट पर ले लिया, ये मैं हूं, मैंने इसको रेंट पे ले लिया। मैं किसकी बात कर रहा हूं सबलेटिंग में? सबलेटिंग मतलब ये घर मैंने जैसी रेंट पे ले लिया, अब इस घर का एक पोर्शन, आधा पोर्शन मैंने रेंट पर दे दिया। किसको दे दिया सर? किसी और को रेंट पे दे दिया और उससे मैं रेंट ले रहा हूं। बोलो यस और नो, बात आती है समझ में या नहीं आती? यस सर। मैं यहाँ पर ओनर का डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात डिस्कशन कर रहा हूँ किसके किसके रिगार्डिंग, मेरे हाथ में जो ये मेरे को इनकम मिली वो कौन से हेड में जाएगी बता दो। वो कौन से हेड में? हाउस प्रॉपर्टी या फिर अदर सोर्सेस? वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगी, अदर सोर्स में जाएगी। क्यों रेंट वो अदर सोर्स में? क्योंकि मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर ही नहीं हूं। समझे या नहीं समझे सर? तो वो कैसे हम टैक्स करेंगे? सबसे पहले ग्रॉस जितना भी हमें मिला है उसको ले लेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे उस पोर्शन से रिलेटेड जो भी मैंने खर्चे किए होंगे। जैसे कि रेंट मैं ओनर को दे रहा हूं तो वो वाला भी डिडक्ट होगा क्या? यस सर, वो वाला भी डिडक्ट कर दिया जाएगा। बिल्कुल इस बात समझ में आ गई है क्या? यस, ये वाला पोर्शन हमारा पूरा हो चुका है। कॉन्सेप्ट नंबर 20 पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 20 बताता है कि को ओनर प्रॉपर्टी। देखिए देखिए, एक प्रॉपर्टी है जिसके दो ओनर है। मैंने क्या बोला? एक प्रॉपर्टी है उसके दो ओनर है, तो क्या होगा अगर उसको दो ओनर है, वो अगर रेंट आउट कर रखी है तो उसमें क्या होगा? या तो उसका शेयर पता होगा या तो उसका शेयर नहीं पता होगा। अगर शेयर पता है तो क्या करेंगे? सिंपली जैसे हम एज उसको मतलब कि एक ही ओनर मानकर पूरा का पूरा टैक्स लाइबिलिटी पूरी की पूरी इनकम निकाल देंगे। इनकम निकाल देंगे अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, फिर उसको दो में डिवाइड कर देंगे, दो बंदों में डिवाइड कर देंगे और उनकी अपनी अपनी सेपरेट हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बना दी जाएगी। लेकिन अगर वो शेयर जो है वो क्या चीज है? शेयर इज नॉट गिवन, यानी उनको पता ही नहीं है कि शेयर कितना है। तो हम क्या उनको इंडिविजुअल मानेंगे या एओपी या बीओआई मानेंगे? सर एओपी या फिर बीओआई मानेंगे। समझे या नहीं समझे? सेम। अच्छा, सेम हम मैं बात करता हूं यहाँ पे, अगर उस प्रॉपर्टी को को ओनर प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है, हमने खुद ने आपको ऑक्यूपाई कर रखा है और दो ओनर हैं उसके, दो ओनर अगर उनको शेयर पता है तो शेयर पता है तो 24B अलाउ होगा। और वो भी एक और मजे की बात बताऊं, उसमें जो 24B अलाउ होगा, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में जो 20,000 और 2 लाख की लिमिट है ना सर, दोनों ओनर को अलग अलग अलाउ होगा, सेपरेटली अलाउ होगा। अच्छा, मैक्सिमम लॉस कितना बुक कर सकते हैं फिर वो? 2 लाख और 30,000 अलग अलग सेपरेटली
वो कर सकते हैं। अच्छा, अगर उनको शेयर नहीं पता है अपने, तो क्या होगा? अगर उनको शेयर नहीं पता ना, तो उनको हम एओपी और बीओए मान लेंगे, और उनकी लिमिट कितनी हो जाएगी 24 बी की? सर एक बार ही लिमिट हो जाएगी उनकी 2 लाख और 30,000 की। समझा या नहीं समझा? यस सर। अब हम पढ़ चुके हैं अपने डीम्ड ओनर के कॉन्सेप्ट में। डीम्ड ओनर के कॉन्सेप्ट में सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है। यानी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी यानी दो भाई का झगड़ा हो गया है और डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, तो किसके हाथ में टैक्स, किसको हम डीम्ड ओनर, डीम्ड ओनर मतलब ओनर नहीं है वो बंदा, बट उसको डिपार्टमेंट मान लेगा कि ओनर है, और तेरे हाथ में, उसके हाथ में वो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी बनाकर टैक्स किया जाएगा। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कि अगर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, तो जिसके पास, जिसने होल्ड कर रखी है प्रॉपर्टी, उसके हाथ में टैक्स हो जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ कि 27(1) क्या कहता था? वो कहता था अगर मैंने स्पाउस को दे दिया विदाउट एनी कंसिडरेशन, विदाउट एनी कंसिडरेशन दिया, तो स्पाउस के हाथ में नहीं, मैं जो ट्रांसफरर था उस मेरे हाथ में क्या चीज हो जाएगा? वो मैं डीम्ड डोनर बन जाऊंगा और मेरे हाथ में इनकम को टैक्स किया जाएगा। अच्छा, अगर स्पाउस का लिव अपार्ट है, यानी कि अगर डिवोर्स होने वाला है, तो उसको विदाउट एनी कंडीशन किया है, तो वो ओनर वही रहने वाली है। समझे या नहीं समझे? हमने क्लास में पढ़ा था बहुत अच्छी तरह। अच्छा, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि माइनर चाइल्ड के नाम पे हमने अगर कोई प्रॉपर्टी कर रखी है, तो भैया हमको ही डीम्ड ओनर माना जाएगा और हमारे हाथ में ही टैक्स होगा। लेकिन माइनर चाइल्ड जो थी, वो डॉटर है, वो डॉटर जो है वो मैरिड हो चुकी है, मैरिड माइनर डॉटर, उसको, उसके लिए उसके हाथ में जो प्रॉपर्टी है, जो कि हमने विदाउट एनी कंसिडरेशन ट्रांसफर किया, तो हम डीम्ड ओनर नहीं, वही डीम्ड ओनर रही, वही ओनर मानी जाएगी। इसमें डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। अच्छा, बात बात कर रहे थे हम कि जो शादी की अगर बात कर रहे थे, जो हाउस को हम ट्रांसफर करते हैं, कब ये वाला सेक्शन लगेगा? सेक्शन तभी लगेगा जब रेंट जो अराइज हुआ, और रेंट जो अराइज हुआ, और इसकी बात करें जो ट्रांसफर हुआ है, जो ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर की डेट और रेंट अराइज की डेट पर हमारी शादी जो है वो बनी रहनी चाहिए, मैरिज जो है वो सबसे बनी रहनी चाहिए, तभी ये वाला सेक्शन लगेगा। इम्पार्टेबल स्टेट्स के बारे में बात कर रहे थे कि जो एचयूएफ की जो प्रॉपर्टी होती है वो किसके हाथ में टैक्स होगी? वैसे मालिक एक होता है, मतलब मालिक तो सारे ही हैं, बेनिफिट तो सारे ही उठा रहे हैं, लेकिन एक के हाथ में टैक्स करेंगे, वो कौन होगा डीम्ड ओनर में? वो जो कि जिसने प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखा हुआ है, होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल स्टेट। समझे या नहीं समझे? यस सर। अच्छा, मैं एक और बात करता हूँ यहाँ पर कि अगर किसी कंपनी है, किसी सोसाइटी या फिर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह ने कोई एक फ्लैट्स वगैरह बनाए हैं, और उनके मेंबर्स को वो एक फ्लैट अलॉट कर रखा है, तो नाम पर तो वो कंपनी के होगा, वो कंपनी के लीगल ओनर, लीगल जो टाइटल है वो कंपनी के नाम पर ही है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर ही, एओपी बीओआई के नाम पर ही है, लेकिन वो जो ओनर माना जाएगा, वो कौन माना जाएगा? डीम्ड ओनर मान लेंगे उसके मेंबर को। यस और नो? यस सर, हम पता कर लिया था। अच्छा, अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे कि हमने एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया, और ट्रांसफर करने पर कुछ सिर्फ कुछ चीजें रह जाती है, जैसे कि मैंने एग्रीमेंट टू सेल कर दिया है। मैंने क्या बोला था आपको? अग्रीमेंट टू सेल कर दिया है। जैसे कि ये रहा, देखो, अग्रीमेंट टू सेल कर चुके हैं हम, और पावर ऑफ टर्नी ट्रांसफर कर चुके हैं, और पोजीशन भी दे चुके हैं हम। तो डीम्ड ओनर किसको मान लिया जाएगा? जो प्रपोज्ड ओनर होगा उसको ही हम डीम्ड ओनर मान लेंगे। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ लीज की। अगर कोई भी लीज पर लिया गया है, 12 साल से ज्यादा पर लीज पर लिया गया, तो डीम्ड ओनर लेसी को माना जाएगा इनकम टैक्स में। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती थी जो कि आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, जो कि एग्जेम्प्टेड प्रॉपर्टी होती, यहाँ पर आकर हमारा हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर बिल्कुल पूरा का पूरा रिवाइज हो चुका है। आई होप आपको मजा आया होगा। तो जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।